नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश के ऊपर जो है वो क्लास निरंतर चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो राजपूत वंश है, यानी कि आप देखेंगे कि राजपूत वंश के अंदर जो भी हमारे कह सकते हैं कि शासक हैं, जो भी वंश हैं, हम उसी के ऊपर जो है वो निरंतर क्लास कर रहे हैं। तो उस श्रृंखला में जो हमारी पहली यानी कि राजवंश जो हमारा देखने को मिलता है वो हमारा प्रतिहार वंश देखने को मिलता है, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश देखने को मिलता है। तो हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के ऊपर जो क्लास थी वो हम लोगों की हो रही है। तो हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के जो प्रारंभिक बातें थी उनके उद्भव के लोग को लेकर के, उनके प्रथम जो शासक थे उनके बारे में, तो हम नागभट्ट द्वितीय तक जो है वो पहुंचे हुए थे। यानी कि आप देखेंगे कि नागभट्ट द्वितीय तक जो हमारा शासन था वो पहुंचा हुआ था और हम उसके आगे यानी कि जो हमारे उसके आगे मिहिर भोज जो है, हम उनसे आज जो है वो क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले की जो क्लास है उसको नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको ये जो क्लास है वो अच्छी तरीके से समझ आए। तो चलिए देखते हैं हम पहला अपना मिहिर भोज के ऊपर, यानी कि आप देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश में मिहिर भोज के ऊपर। मिहिर भोज, जो मिहिर भोज है इनके ऊपर जो हमारा क्लास है वो आज होगा। इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिल जाता है वो हमारा 836 से लेकर 883 ईस्वी तक देखने को मिलता है। 836 से लेकर 883 ईस्वी तक का जो है वो टाइम पीरियड इनका देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे मिहिर भोज के ऊपर। आप देखेंगे कि मिहिर भोज जो है वो इस वंश के एक हमें महानतम शासकों में से देखने को मिल जाते हैं और हम इन्हीं के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। इनकी जो उपाधि है हम उसको देखेंगे कि इनकी उपाधि हमें क्या क्या देखने को मिलती है। इनकी उपाधि, तो हम उपाधि के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो इनकी उपाधि है वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। तो पहली जो इनकी हमें उपाधि देखने को मिलती है वो आदि राह के देखने को मिलती है। आदि राह, आदि वराह, आदि वराह, जो आदि वराह की उपाधि है वो हमें इनकी जो है वह देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा अगला यानी कि इनके बाद जो हमें इनका हमें दो कह सकते हैं कि उपाधि देखने को मिल जाती है और जो दूसरा है वो हमें प्रभास की देखने को मिलती है। प्रभास की जो उपाधि है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम इनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। अब देखेंगे हम इनके अभिलेख, जो हमें इनके अभिलेख देखने को मिले हैं, अभिलेखों में इनके जो हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं, तो हम उनके पहले अभिलेखों के बारे में देखेंगे। ये तो रही उपाधि की बात। पहला उपाधि जो हमें देखने को मिला है आदि वराह का है और जो दूसरा उपाधि इनका देखने को मिला है वो प्रभास का देखने को मिला है। तो हम इस प्रकार से इनके बारे में देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इनके अभिलेख। मिहिर भोज के, मिहिर भोज के अभिलेख, इनके लगभग हमें चार जो अभिलेख हैं वो देखने को मिले हैं। जो मिहिर भोज के अभिलेख देखने को मिले हैं उसमें हमें चार अभिलेखों की जो चर्चा है वह देखने को मिलती है, जो कि इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको दर्शाने का जो है वो कार्य करता है। तो चलिए हम देखेंगे पहला जो अभिलेख है वो वराह अभिलेख है, यानी कि जो हमें पहला इनका अभिलेख देखने को मिला है वो है वराह का अभिलेख। वराह अभिलेख, वराह अभिलेख। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये देखने को मिलता है कि इनका जो वराह का अभिलेख है उसमें हमें इनके बारे में जो सारी जानकारियां हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो वराह के अभिलेख में हम देखेंगे कि यह इनका पहला अभिलेख है, यह इनका पहला अभिलेख है, इनका पहला अभिलेख है। ये इनका पहला अभिलेख हमें देखने को मिला है। और एक बात बता दूं कि इसमें हमें इनके बारे में जो जानकारी देखने को मिली है वो हमें इसी प्रकार से देखने को मिला है, जो कि कन्नौज के हमें महोदय नगर में जो है वो स्थित था। यह जो कह सकते हैं कि अभिलेख है, यह अभिलेख लेख महोदय नगर, महोदय
नगर कन्नौज में स्थित था, कन्नौज में स्थित था, स्थित था। तो हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है, जो इनके पहले अभिलेख के बारे में जो हमें चर्चा देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके जो दूसरे अभिलेख यानी कि हम इनके आगे की जो अभिलेख है उसमें हमें क्या क्या जो प्रमाण है वो देखने को मिले हैं, तो हम उसी के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। तो दूसरा अभिलेख है वो हमारा दौलतपुर अभिलेख है, यानी कि इनका जो दूसरा अभिलेख हमें देखने को मिला है, दूसरा अभिलेख दौलतपुर, दौलतपुर पुर का अभिलेख, दौलतपुर का अभिलेख। यह जो अभिलेख है ये इनके बारे में जो जानकारी है वो स्पष्ट रूप से जो हमें देखने को मिल जाती है। जो दौलतपुर का अभिलेख है इसमें इनको प्रभास कहा गया है, जो इनकी प्रभास की उपाधि हमें देखने को मिली है, इसमें इनको प्रभास कहा गया है, प्रभास कहा गया है। जो इनकी तीसरी हमें अभिलेख देखने को मिलती है, यानी कि तीसरा जो अभिलेख है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हमें अभिलेख है वह देखने को मिल जाता है, वह है ग्वालियर का अभिलेख। यानी कि आप देखेंगे कि जो ग्वालियर का अभिलेख है, का अभिलेख, ग्वालियर का अभिलेख, इसमें भी इनके बारे में जो हमें वंशावलियां इनकी है, जो इनकी स्तुति है वो हमें सारा जो है वह देखने को मिल जाती है। इसमें 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 इनके वंश की कह सकते हैं, इसमें हमें इनके वंश की वंशावली वंशावली का वर्णन देखने को मिलता है। वर्णन मिलता है मिलता है और जो हमारा चौथा है, यानी कि आप देखेंगे कि जो चौथा हमें अभिलेख देखने को इनके मिले हैं, वो हमें जो अभिलेख देखने को मिला है वो पंजाब का पेहोबा अभिलेख है। यानी कि आप देखेंगे कि पंजाब का पेहोबा अभिलेख, पंजाब का पेहोबा अभिलेख है। इसमें हमें इनके राज्यकाल में अगर देखेंगे जो घोड़ों का व्यापार होता है, यानी कि आयात और निर्यात का जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है वह इसमें देखने को मिलता है। इसमें इनके इसमें इनके इसमें इनके राज्य के होने वाले घोड़ों का आयात और निर्यात की जानकारी है। तो हमें इनके बारे में ये जो जानकारी है वह देखने को मिल जाती है। ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने आपको बताई अभिलेखों के बारे में। उसके बाद आप देखेंगे मिहिर भोज जो है इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं। यानी कि आप देखेंगे इनके बारे में जो एक और हमें बातें देखने को मिलती है कि मिहिर भोज प्रतिहार वंश के सबसे ज्यादा प्रतापी शासक हैं। तो हमें इनके बारे में ये जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है कि यह इस वंश के सबसे प्रतापी शासक है। इनका जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है
वो कल्हड़ की राज तरंगिणी में भी इनका उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि इनका उल्लेख कल्हड़ की राज तरंगिणी कल्हड़ की राज तरंगिणी में देखने को में हुआ है, में हुआ। इनके बारे में ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमें देखने को मिल जाती है। इनका जो हमें वर्णन है वो कल्हड़ की राज तरंगिणी में भी इनका जो वर्णन है, उल्लेख है, वो हुआ है। तो इस प्रकार से हमें देखेंगे इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जो है वो बातें स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाती है। इनके जो सिक्के हमें देखने को मिले, यानी कि आप देखेंगे इनके जो हमें सिक्के देखने को मिले हैं उसमें हमें आप देखेंगे इसमें हमें इनके सिक्कों में वराह शिरोधारी, यानी कि आप देखेंगे जो वराह शिरोधारी जो है वह मनुष्य आकृति देखने को मिली है। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इनके सिक्कों में वराह शिरोधारी मनुष्य आकृति बना हुआ है, मनुष्य आकृति बना होगा, जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो है वो अपने आप को भगवान विष्णु का जो है वह अवतार कहते हैं। यानी कि आप इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह स्वयं को विष्णु का अवतार मानता था। इनके बारे में ये जो जानकारी है वो महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके जो हमें सिक्के देखने को मिले हैं, इनके सिक्कों पे हमें सूर्य चक्रवर्ती, यानी कि आप देखेंगे सूर्य चक्र और उसे चक्रवर्ती शासक मानते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि इनके जो हमें सिक्के देखने को मिले हैं, इनके सिक्कों पर सूर्य चक्र कह सकते हैं। एक हमें और जो देखने को मिलता है सूर्य चक्र और उसे चक्रवर्ती मानते हैं। तो हमें इनके बारे में ये जो जानकारी है वह देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि जो सुलेमान है उन्होंने मिहिर भोज को, यानी अरबों में मुस्लिम का नाशक, यानी कि आप देखेंगे कि मिहिर भोज को, यहाँ पे मैं लिख देता हूं सुलेमान आपको बता दूं कि हमें प्रथम जो मुस्लिम यात्री हैं वो देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखिएगा कि जो हमें पहले मुस्लिम यात्री जो देखने को मिले हैं वो सुलेमान देखने को मिले हैं, जो कि भारत में यात्रा के दौरान पे आए हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सुलेमान का हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि सुलेमान ने कहा है कि जो प्रतिहार शासक मिहिर भोज है, यह जो है वह मुस्लिमों से, अरबों से जो है घोर शत्रु मानते थे। यानी कि आप देखेंगे कि मिहिर भोज यहाँ पे आप कोष्टक में लिख लीजिएगा मुस्लिम और यहाँ पे आप कह सकते हैं अरब के लोगों से कह सकते हैं। मिहिर भोज जो थे वो मुस्लिम और अरब के लोगों से अरब के लोगों को घोर शत्रु मानते थे, तो हमें इनके बारे में यह वर्णन देखने को मिल जाता है। यह वर्णन काफी महत्वपूर्ण है, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप इसको जरूर जो है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि मिहिर भोज को राष्ट्रकूट शासक
कृष्णदेव सेकंड, यानी कि आप देखेंगे जो कृष्णदेव सेकंड है उनको उन्होंने नर्मदा तट पर पराजित किया था। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। आपसे अगर जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज एक बार देख लीजिएगा। हालांकि मैंने जो चरण हमें देखने को 4 चरण देखने को मिलती है उनके बारे में तो नहीं बताया है, लेकिन फिर भी मैंने एक निर्णायक जो युद्ध हुआ है उसके बारे में जो है वो पूरी जानकारी जो है वो आप सभी को दी है, तो आप जाके प्लीज देख लीजिएगा। आप देखेंगे कि मिहिर भोज ने ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक जो हमें कृष्ण तृतीय देखने को मिले हैं, यानी कि आप देखेंगे कि जो हमें कृष्ण द्वितीय देखने को मिले हैं, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूं तो आप समझ जाइए, कृष्ण द्वितीय को हराया था, को नर्मदा तट पर मदा तट पर हराया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे स्कंद पुराण के अनुसार जो है एक हमें पुराण जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा स्कंद पुराण के अनुसार जो है वो मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए जो है वो अपना राज्यपाट को जो है वो छोड़ दिया था और अपने राज्यपाट को अपने पुत्र को दे दिया था। यानी कि आप देखेंगे कि जो स्कंद अभिलेख में ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि जो मिहिर भोज थे इन्होंने राजपाट यानी कि आप देखेंगे कि पूजा पाठ करने के लिए इन्होंने जो है वो अपना कह सकते हैं कि राजपाट को जो है वो छोड़ दिया था और अपने संतान को यानी कि इनका जो पुत्र था उसको इन्होंने अपना राज्यपाट दे करके यह जो थे कह सकते हैं कि एक संन्यास की अवस्था में चले जाते हैं। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। इन्होंने मिहिर भोज ने मिहिर भोज ने पूजा पाठ करने के लिए पूजा पाठ करने के लिए पूजा पाठ करने के लिए अपना राज्य त्याग दिया था। राज्य त्याग दिया था। अपना राज्य को जो है वो त्याग दिया था और अपने पुत्र को जो है राजधानी दे करके यह जो है वह चले जाते हैं। इनके बारे में हमें ये सारी जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार मैं फिर से जो है वो आप सभी के लिए जो है इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको जो भी आपके डाउट्स हो इसमें क्लियर होते हुए चले। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा सेशन था वो हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश के जो हमारे नेक्स्ट शासक थे उनके ऊपर था। उनका नाम जो है वो मिहिर भोज देखने को मिल जाता है और उसके बाद जो इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है वो 836 ईस्वी से लेकर के 883 ईस्वी तक का हमें देखने को मिलता है। यानी कि इनका जो टाइम पीरियड है वो 836 से लेकर के 883 ईस्वी तक का देखने को मिल जाता है। इनकी जो उपाधि है आपको बता दूं कि इनकी जो हमें उपाधि देखने को मिली है वो आदि वराह की देखने को मिली है। यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आदि वराह, यानी कि आदि वराह का जो उपाधि है वो इन्होंने धारण किया था। उसके बाद इन्होंने प्रभास की भी उपाधि जो है वह धारण किया है। अब हम देखेंगे इनके जो हमें अभिलेख देखने को मिले हैं, जो इनके अभिलेख का वर्णन हमें देखने को मिला है तो हम उसमें अब वर्णन देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें इनके 5 अभिलेख जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। पहला जो अभिलेख है वह है वराह का अभिलेख। इसमें इनका जो है वो पहला अभिलेख माना जाता है। इसमें इन्होंने इसका जो यह अभिलेख जो है उसका जो निर्माण है वह इन्होंने महोदय नगर के कन्नौज, यानी कि आप देखेंगे कि कन्नौज के महोदय नगर में जो है वो इसको स्थापित कराया था या इसका जो है निर्माण जो है वह कराया था। तो हमें यह जो बातें हैं वो देखने को मिल जाती है। इन्होंने इस महोदय नगर में कन्नौज में इसको जो है वो स्थित कराया था, यानी कि वराह अभिलेख को। उसके बाद आप देखेंगे कि दौलतपुर का अभिलेख, जो दौलतपुर का अभिलेख हमें देखने को मिला है इसमें इनको प्रभास कहा गया है। तो जो प्रभास मैंने आपको बताया कि इनकी जो उपाधि देखने को मिलती है, एक उपाधि जो इनकी प्रभास है वो दौलतपुर अभिलेख में देखने को मिल जाती है।
उसके बाद हम देखें कि ग्वालियर अभिलेख में हमें इनके बारे में जो जानकारी है देखने को मिलती है। ग्वालियर अभिलेख में इनके वंश से रिलेटेड, इनके वंशावली जो है वो हमें सारी जो बातें हैं वो इसमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो पंजाब का जो महोबा अभिलेख है, पंजाब का जो हमें अभिलेख देखने को मिला है, पंजाब का जो पेहोबा अभिलेख है, पेहोबा अभिलेख में हमें इनके बारे में जो इनके राज्य में आयात और निर्यात किए जाने वाले घोड़े थे, उनका जो दाम था, उनका क्रय मूल्य था, क्रय विक्रय जो मूल्य है, उसका जो वर्णन है वो हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मिहिर भोज है, जब गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे ज्यादा प्रतापी शासक हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि आप देखेंगे यह जो है वो सबसे ज्यादा प्रतापी शासक के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। इनका जो उल्लेख है वो कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी हमें देखने को मिलती है, यानी कि आप देखेंगे कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है उसमें भी हमें इनका उल्लेख जो है वह देखने को मिल जाते हैं। इनके सिक्कों पे जो है आप देखेंगे कि वरा शिरोधारी, यानी कि आप देखेंगे कि जो वरा शिरोधारी मनुष्य आकृति की जो है वह बनी हुई है। इससे कई विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि इन्होंने, यानी कि मिहिर भोज ने अपने आप को, स्वयं को जो है वो विष्णु का अवतार जो है वह माना है, अपने सिक्कों पे वो जो उन्होंने अंकित करवाया है। उसके बाद आप देखेंगे इनके एक और भी हमें सिक्के देखने को मिले हैं, जिनपे आप देखेंगे सूर्य चक्र का जो है वो अंकन देखने को मिला है। तो उससे ऐसा कहा जाता है कि यह जो एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जो है वो अपने आप को मानते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इन सुलेमान ने, यानी कि आप देखेंगे एक हमें मुस्लिम यात्री जो है वो सुलेमान है वो देखने को मिल जाते हैं। तो उन्होंने मिहिर भोज को जो है वो मुस्लिम का या अरबों का जो है वो घोर शत्रु बताया है, यानी कि आप देखेंगे यह जो मुस्लिम से और जो अरब है उनसे उनको अपना घोर शत्रु मानते हैं। तो इनके बारे में जो वर्णन है वो हमें देखने को मिल जाता है। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण द्वितीय थे उनको नर्मदा तट पे जो है वो हराया था, ऐसा भी वर्णन हमें देखने को मिल जाता है कि इन्होंने नर्मदा तट पर कृष्ण तृतीय को, जो राष्ट्रकूट शासक थे, उनको जो है वो हराया था। मेरी राष्ट्रकूट वंश के बारे में जो मेरी क्लास है वो पहले हो चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके प्लीज एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैंने राष्ट्रकूटों के बारे में सारी बातें जो है वहां पे आपको बताई है। उसके बाद आप देखेंगे स्कंद पुराण के अनुसार आप देखेंगे कि मिहिर भोज जो थे उन्होंने अपना राज्यपाट जो है वो पूजा पाठ के लिए जो है वो छोड़ दिया था और अपने राज्य का त्याग करके अपने पुत्र को सिंहासन दे करके वह वहां से जो है वो बैराग एक तरह से ले लेते हैं और संन्यास के रूप में वह अपना जो बाकी का जीवन जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं। इनके बारे में हमें ये सारी बातें जो है वह देखने को मिल जाती है। तो आप एक बार प्लीज इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो जाता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम इसके बाद आगे जो है वो क्लास करेंगे। चलिए, हमने यहाँ तक की जो क्लास है वो कर ली है और हम अब आगे की ओर जो है वो बढ़ेंगे। चलिए, अब हम देखेंगे कि जो हमारे आगे शासक है, यानी कि इस गुर्जर प्रतिहार वंश के जो हमें अगले शासक देखने को मिले हैं वह कौन है, और हम अब उनके बारे में जो है वह पढ़ेंगे। यानी कि आप देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जो हमारे अगले शासक हैं उनका नाम जो हमें देखने को मिलता है वह महेंद्र पाल देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो महेंद्र पाल है वह इस वंश के हमें अगले शासक जो है वह देखने को मिल जाते हैं, महेंद्र पाल। आप देखेंगे कि जो महेंद्र पाल है जब भी इस वंश के एकदम हमें प्रतापी शासक के रूप में जो है वह देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आप देखेंगे महेंद्र पाल को महेंद्र पाल मिहिर भोज के बाद जो है वो महेंद्र पाल हमें शासक देखने को मिल जाते हैं। इनका जो हमें उपाधि देखने को मिला है वो हमें 3 उपाधियां इनकी जो है वह देखने को मिल गई है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। उपाधि आप देखेंगे कि सकल एक इनकी उपाधि जो है वो देखने को मिलेगी। यानी कि आप देखेंगे सकल कलानीय जो हमें है कलानियम सकल सकल की उपाधि जो है इन्होंने धारण की है। यानी कि आप देखेंगे कि सकल की उपाधि है। उसके बाद आप देखेंगे निर्भय राज का भय
राज की उपाधि जो है वो इन्होंने धारण की है। तो हमें इनके बारे में ये जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रतिहार शासक में सबसे एक कह सकते हैं कि इनके समय में जो है वो प्रतिहारों की जो शक्ति है वो चरम सीमा पर जो है वो पहुंच गई थी। यानी कि आप देखेंगे कि महेंद्र पाल के शासनकाल में पाल के शासनकाल में प्रतिहारों की शक्ति हारों की शक्ति जो है वो चरम पे पहुंच गई थी, चरम पर पहुंच गई थी। तो हमें इनके बारे में यह वर्णन जो है वो सबसे पहले देखने को मिल जाता है। इन्होंने जो प्रतिहारों का हमें वंश देखने को मिलता है, जो उनकी शक्ति देखने को मिल जाती है, वो इनके शासन काल में जो है वह चरम पे पहुंच चुकी थी। अब हम देख लेते हैं कि प्रतिहारों की जो हमें चरम शक्ति पहुंची थी, तो इनका एक कह सकते हैं कि जो विस्तृत हमें राज्य देखने को मिलता है वो हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे इनकी जो पहली हमें शक्ति देखने को मिलती है, तो प्रतिहार साम्राज्य जो था वो गंगा के मुख से लेकर के, यानी कि आप देखेंगे प्रतिहार शासक प्रतिहार राज गंगा के मुख से लेकर के, गंगा के मुख से हिमालय तक, और एक पश्चिमी समुद्र से लेकर आप जो उत्तरी समुद्र है वहां तक का जो है वो क्षेत्र था, वो उनके शासनकाल में हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखिए गंगा के मुख से लेकर के रेवा के मुख तक, गंगा के मुख से लेकर रेवा के मुख तक, रेवा के मुख तक, जो रेवा का मुख हमें देखने को मिलता है वहां तक जो है वो साम्राज्य फैला हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे कि रेवा के मुख तक तथा पूर्व में समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक, यानी कि आप देखेंगे पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक, पश्चिमी समुद्र तक हमें इनका जो है वो साम्राज्य इतना जो है वो विस्तृत हो गया था। उसके बाद देखेंगे कि महेंद्रपाल की जो सभा थी वो हमें देखने को मिल जाती है कि राजशेखर नामक हमें विद्वान देखने को मिल जाते हैं इनके सभा में। महेंद्र पाल के राजसभा में राज्यसभा में एक हमें विद्वान जो है वो प्रमुख विद्वान जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इनका जो नाम देखने को मिलता है वह हमें राजशेखर देखने को मिलता है कि इनके महेंद्र पाल के राज्यसभा में राजशेखर जो थे वह स्थित थे, यानी कि आप देखेंगे वो हमें देखने को मिल जाते हैं। राजशेखर जो है वह निवास करते थे जो इनके राजगुरु भी थे, यानी कि आप देखेंगे कि जो इनके राजगुरु भी हमें देखने को मिलते हैं, जो इनके राजकवि थे और राजगुरु भी थे। यानी कि आप देखेंगे जो राजशेखर हैं वह इनके राजगुरु और कविराज दोनों थे। तो हमें ये जो कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट बातें जो है वो राजशेखर के बारे में, राजशेखर एक महान विद्वान के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इनके बारे में हमें सारे वर्णन जो है वह देखने को मिल जाते हैं। एक बात और बता दूं कि राजशेखर जो है उन्होंने कन्नौज का जो कह सकते हैं कि एक विस्तृत वर्णन जो है वो अपने जो ग्रंथ उन्होंने रचना की है उसमें इन्होंने एक विस्तृत वर्णन जो है वो किया। यानी कि आप देखेंगे कि राजशेखर की रचनाओं में हमें कन्नौज के वैभव का जो सुंदर हमें वर्णन है वो देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि राजशेखर के
राजशेखर की रचना में हमें इनके राजशेखर की रचना में कन्नौज का राजशेखर की रचना में हमें कन्नौज का जो है कन्नौज का वैभव भव का विस्तृत वर्णन मिलता है तो हमें ये जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इस वंश के हमें अगले शासक देखने को मिले हैं वो महिपाल फर्स्ट हैं, यानी कि आप देखेंगे कि जो महिपाल है वो इस वंश के हमें अगले शासक के रूप में जो है वह देखने को मिल जाते हैं। महिपाल प्रथम, हमें इनके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। जो राजशेखर थे, यानी कि जो राजशेखर थे जब ही इनके दरबार में निवास कर रहे थे, यानी कि आप देखेंगे कि राजशेखर महिपाल के जो है वो दरबार में ये भी अभी तक निवास कर रहे थे और इन्होंने महिपाल को जो है वो आर्यावत का राजाधिराज जो है वो कहा है। यानी कि आप देखेंगे कि राजशेखर ने ने महिपाल को आर्यावत का राजाधिराज कहा है। तो हमें इनके बारे में ये जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है कि इन्होंने इनको जो आर्यावत का जो है वो राजाधिराज जो है वो कहा है। महिपाल के समय भी जो राजशेखर थे वो राजकवि थे, यानी कि आप देखेंगे कि महिपाल है, महिपाल के समय में भी राजशेखर राजकवि थे, तो हमें इनके बारे में यह वर्णन जो है वो देखने को मिल जाता है कि ये इनके समय भी जो है वो एक हमें राजकवि के रूप में देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने राजकवि की जो है वो संज्ञा जो है वो धारण की थी। कल्लड़ लेख में चंपा में महिपाल को जो है वो गुर्जर राज कहा गया है, यानी कि आप देखेंगे कि कल्लड़ अभिलेख में कन्नड़ भाषा में रचित भाषा में एक पंपा हमें देखने को मिला है। पंपा अभिलेख में आप देखेंगे कल्लड़ लेख में कल्लड़ लेख में पंपा नामक एक वो कह सकते हैं कि हमें अंकनकारी जो है वो देखने को मिलते हैं, जिन्होंने महिपाल को जो है वो महिपाल को गुर्जर राज कहा है। गुर्जर राज कहा है। तो हमें इनके बारे में जो ये जानकारी है वो देखने को मिल जाती है कि इन्होंने इनको गुर्जर राज जो है वो कहा है। इसी के शासनकाल में आप देखेंगे अलमसूदी जो है वो भारत आया है, यानी कि आप देखेंगे अलमसूदी जो है इसी के शासनकाल में 915 ईस्वी में, आप यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है वो नोट कर लीजिएगा कि 915 ईस्वी में अलमसूदी भारत आया है।
भारत जो है वो आया है। इसने जब भारत आया है तो इसने जो है इनके बारे में जो है वो स्टेटमेंट जो है वो दिया है। आप देखेंगे कि इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि जो अल मसूदी हैं, इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट जो है वो दिया है कि जो महिपाल थे इनके हमें 4 जो है सैनिक देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो इनकी सेना थी वो 4 हमें देखने को मिल जाती है। प्रत्येक सेना में 7 से लेकर 9 लाख तक के जो सैनिक थे वो थे। जो पहला हमें सैनिक जो हमें पहली सेना जो है वो देखने को मिल जाती है वो अरबों से आक्रमण के लिए थी। जो दूसरी है वो हमें राष्ट्रकूट यानी कि बल्लर जो है बल्लर से युद्ध करने के लिए थी। और बाकी के जो तीसरे और चौथे सैनिक थे वो शत्रुओं से युद्ध लड़ने के लिए थी। यानी कि हमें ऐसा भी वर्णन देखने को मिल जाता है। तो आप इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। ये काफी, अगर मैं आपको जो है वो वर्णन है वो आपको दूंगा तो ये काफी ज्यादा जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि अल मसूदी ने जो है वो ऐसा एक प्रचलन जो है वो किया है कि इनके, यानी कि आप देखेंगे कि महिपाल के जो महिपाल है, महिपाल प्रथम के राज्य में जो हमें इनके 4 प्रकार के सैनिक देखने को मिल जाते हैं। 4 भागों में वो सैनिक विभक्त थे। उन सैनिकों में 7 से लेकर 9 लाख तक के जो संख्या थी वो हमें देखने को मिल जाती है। इस संख्या में हमें ऐसी जानकारी देखने को मिल जाती है कि जो पहला दल था, यानी कि आप जैसा जो 4 सैनिक थे, 4 प्रकार के सैनिक थे, तो जो पहला दल था वो हमें मुसलमानों से युद्ध यानी अरबों से युद्ध के लिए था। दूसरा जो दल था वो बल्लर यानी कि राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए था। और जो तीसरा और चौथा था वो उनके शत्रुओं से युद्ध के लिए था। यानी कि इस प्रकार से हमें जो जानकारी है वह देखने को मिल जाती है। राज्यपाल के समय में महमूद गंजवी ने कन्नौज पे जो है वो आक्रमण किया है। ऐसा भी वर्णन हमें देखने को मिला है कि जो राज्यपाल है, यानी कि आप देखेंगे कि जो महिपाल है इनके बाद जो हमें शासक देखने को मिल जाते हैं उनका जो नाम हमें देखने को मिल जाता है वो राज्यपाल देखने को मिलता है। तो राज्यपाल के समय में तो हमें इनके बारे में यही तक जो है था वो देखना था। अब हम देखेंगे राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल जो है इस वंश के हमें एक कह सकते हैं शासकों में से देखने को मिल जाते हैं। राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल के बारे में देखेंगे तो इनके बारे में हमें जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हम पहले उस पर जो है वो फोकस करते हुए आगे जो है वो बढ़ेंगे। यानी कि आप देखेंगे कि ऐसा राज्यपाल के शासन काल में जो है वो महमूद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण हुआ था। राज्यपाल के शासनकाल में कन्नौज पर महमूद गजनवी का नवी का आक्रमण हुआ था। महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। और जब यह आक्रमण हुआ था तो हमें देखने को मिलता है कि जो राज्यपाल थे इन्होंने कन्नौज को छोड़ करके भारी के दुर्ग में, यानी कि आप देखेंगे एक भारी हमें जगह देखने को मिलता है, उसका नाम भारी या कोष्टक में उसको बाड़ी भी कहते हैं। बाड़ी के दुर्ग में जो है वो शरण ली थी, यानी कि जाके वहां पे छिप गए थे। तो हमें ऐसा वर्णन भी जो है वो देखने को मिल जाता है कि राज्यपाल इस समय कन्नौज छोड़कर भारी या कोष्टक में आप इसको बाड़ी कर लीजिएगा, बाड़ी के दुर्ग में छिप गए, छिप जो है वो भारी के दुर्ग में जाके ये छिप जाते हैं। तो हमें ऐसा वर्णन देखने को मिला, जाके बैठ जाते हैं। और इसी कारण इनको एक कायर, यानी कि आप देखेंगे इसी कारण जो है इनको कायर मानते हुए जो हम इसी वजह से चंदेल शासक जो विद्याधर है उन्होंने जो है इनका जो है वो समूल नष्ट कर दिया था कि तुमने ऐसे कायरता दिखाई, जो है इन्होंने एक कायरता पूर्वक जो कार्य किया है वह किया था। यानी कि आप देखेंगे कि इनका जो है वो विनाश कर दिया गया। तो हमें इनके बारे में जो वर्णन है वो देखने को मिल जाता है। तो मैं एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ तो आप इसको समझ जाइएगा कि ये इनके ऊपर है। तो इसी कारण यह जो कायरता इन्होंने दिखाई थी, इसी कारण चंदेल शासक
देल शासक, इसी कारण चंदेल शासक, जो चंदेल शासक हमें देखने को मिले हैं विद्याधर, चंदेल शासक विद्याधर, विद्याधर ने, चंदेल शासक विद्याधर ने इनको हरा करके इनको समाप्त कर दिया, इनको हराकर इनको नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। एक बार हम जो है इनके बारे में फिर से देखेंगे ताकि आपको जो सारी जानकारी है वो हो जाए। तो इनको जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो नष्ट कर दिया, तो हमें इनके बारे में ये सारी जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। एक बार हम इसका जो है एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको जो इनके बारे में पूरी जो जानकारी है वो अच्छे तरीके से जो है वो प्राप्त हो सके, ताकि आपको ये सारी जो बातें हैं वो समझ आए। तो चलिए हम देखते हैं। हमने देखा महेंद्रपाल के बारे में, जब हमने मिहिर भोज के बारे में देखा उसके बाद जो है हमने महेंद्रपाल के बारे में जो सारी बातें हैं वो की। तो हमने महेंद्रपाल के बारे में देखा, इनकी जो हमें उपाधि देखने को मिल जाती है वो सकल की और निर्भय राज की जो है वो उपाधि देखने को मिल जाती है। महेंद्रपाल के शासन काल में जो है वो प्रतिहार यानी कि आप देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश को एक कह सकते हैं कि जो एक शक्ति के जो कह सकते हैं प्रतिहारों की जो शक्ति है वो चरम सीमा पे पहुंच गई थी। यानी कि आप देखेंगे कि अभी जब इनके राज्य की विस्तृत वर्णन के बारे में बात करूंगा तो आप देखेंगे कि गंगा के मुहाने से लेकर के जो कह सकते हैं कि रेवा का जो मुख है, गंगा मुख से लेकर के रेवा के मुख तक, और आप देखेंगे पूर्वी समुद्र से लेकर के पश्चिमी समुद्र तक जो है यह राज्य जो है वो फैला हुआ था। तो इतना बड़ा जो साम्राज्य था वो महेंद्रपाल के शासन काल में जो है वो विस्तृत हो गया था। उसके बाद आप देखेंगे कि महेंद्रपाल के शासन काल में इनके राज दरबार में जो राजकवि इनके देखने को मिल जाते हैं वो राजशेखर निवास करते थे, जो कि इनके राजगुरु और राजकवि दोनों थे। यह हमें देखने को मिलेंगे। यही जो राजकवि और राजगुरु है यह हमें महिपाल के भी शासन काल में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि राजशेखर की रचना में जो हमें कन्नौज का एक कह सकते हैं विस्तृत जो वैभव का वर्णन है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो एक कह सकते हैं जो इनकी जानकारी का प्रतिहार वंश के जो वंश के शासकों की जो जानकारी का हमें मुख्य स्रोत है वो हमें जो कह सकते हैं कि राजशेखर जो है इनकी जो रचनाएं हैं वो हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे महिपाल के बारे में, जो महिपाल प्रथम है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उनके बारे में जब बात करेंगे तो सबसे पहला जो हमें उनके बारे में वर्णन जो है वो देखने को मिलता है वो यह देखने को मिलता है कि राजशेखर जो है वो महिपाल को जो है वो आर्यावत, यानी कि आप देखेंगे आर्यावत का जो कह सकते हैं आर्यावत के शासकों में राजाधिराज की जो है वो उपाधि से उन्हें नवाजते हैं, राजाधिराज कह के बुलाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे महिपाल के समय में ही जो राजशेखर है ये इनके राजकवि थे। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था कि महिपाल के ही समय में जो है राजशेखर जो है वो राजकवि तब भी बने हुए थे अपने पोस्ट पर। तो हमें इनके बारे में ये जानकारी जो देखने को मिल जाती है। कन्नड़ भाषा में आप देखेंगे पंपा में जो कह सकते हैं महिपाल है, इनको गुर्जरा राज जो है वो कहा गया है, यानी कि गुर्जर राज जो है वो कहा गया है। तो हमें इनके बारे में यह भी वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है। इनके ही शासन काल में आप देखेंगे 915 ईस्वी में अलबरूनी जो है वो शासन काल में इनके आए हैं, और इनके शासन काल में आए हैं तो इन्होंने इनके बारे में एक विस्तृत वर्णन जो है वह दिया है। इन्होंने कहा अलमसूदी ने कहा है कि जो महिपाल का जो कह सकते हैं कि महिपाल का जो सैनिक दल था वो चार भागों में विभाजित था, और हर विभाग में आप देखेंगे कि हर विभाग में 7 से लेकर के 9 लाख तक के जो सैनिक थे वो उसमें थे, यानी कि प्रत्येक भाग में 7 से 9 लाख सैनिक जो थे वो उसमें थे। आप देखेंगे जो पहले सैनिक दल हमें देखने को मिल जाती है वो अरबों से युद्ध यानी कि मुस्लिम से युद्ध करने के लिए था। जो दूसरी सैनिक हमें दल देखने को मिल जाते हैं वो बल्लर या प्रतिहारों से युद्ध करने के लिए था, और जो तीसरी और चौथी हमें जो सैनिक देखने को मिलता है वह हमें इनके दुश्मनों यानी कि आप देखेंगे कि जो प्रतिहारों के दुश्मन थे यानी कि जो शत्रु थे उनसे युद्ध करने के लिए रखा गया था। हालांकि इतनी बड़ी संख्या जो है वो कई इतिहासकार इसको मानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि मानना असत्यपूर्ण है, यानी कि आप देखेंगे मानना इतना सहज नहीं है कि इनके शासनकाल में इतने सारे जो सैनिक थे वो थे। तो उसके बाद आप देखेंगे इसी के शासनकाल में जो है वह हमें एक सबसे जो बढ़िया हमें वर्णन है वो सारा जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके बाद जो है वो राज्यपाल हमें आते हैं। राज्यपाल के बारे में हमें वर्णन जो है वो देखने को मिल जाता है कि राज्यपाल के शासनकाल में कन्नौज
ऊपर एक कह सकते हैं कि जो महमूद गजनवी का आक्रमण था वो हुआ था। और इस आक्रमण में जो है, इस आक्रमण के डर से जो राज्यपाल थे वो भारी के यानी कन्नौज छोड़ करके, यानी कि कन्नौज को छोड़ करके भारी या बाड़ी के दुर्ग में जाकर वो शरण लेते हैं और छिप जाते हैं। तो इसी कारण आप देखेंगे कि जो चंदेल शासक विद्याधर हैं, इन्होंने इनको बुरी तरीके से परास्त किया और बुरी तरीके से परास्त करने के बाद इनको जो है, इनका जो है एक समूल जो है वो नष्ट कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि राज्यपाल जो है वह गजनवी के आक्रमण के भय से राजधानी कन्नौज से भारी ले गया था। ऐसा भी हमें वर्णन देखने को मिल जाता है कि जो है राज्यपाल जो है इनके आक्रमण के डर से जो कन्नौज राजधानी थी इनकी, इन्होंने इस राजधानी को बारी में जो है वो शिफ्ट कर दिया था। तो हमें इनके बारे में ये भी जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो आप इसको भी एक जगह जो है वो नोट कर लीजिएगा। इन्होंने इस आक्रमण के डर से अपनी राजधानी कन्नौज से भारी ले गया था, कन्नौज से भारी ले गया था। गया था। तो हमें इनके बारे में यह वर्णन जो है वो देखने को मिल जाता है कि इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो भारी ले गया था। यशपाल इस वंश का अंतिम शासक हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। तो हम इनके बारे में यह वर्णन जो है वो प्रतिहारों के बारे में जो हमें वर्णन है वह देखने को मिल जाती है कि इस वंश का जो अंतिम शासक था वो यशपाल हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम अब थोड़ी सी जो बातें हैं, और भी कुछ बातें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उन पे करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ। तो आप इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लीजिएगा या अच्छी तरीके से जो है अपनी पुस्तक में इसको लिख लीजिएगा, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपसे मिस ना हो। आप देखेंगे कि मैं जितनी भी चीजें आपको देता हूँ वो महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर आधारित होता है। यानी कि मेरी जितनी भी क्लास होती हैं वो महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर आधारित होती हैं और हम उसी के ऊपर जो है वो बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि प्रतिहार वंश के जो अंतिम शासक थे वो यशपाल थे। तो यशपाल के बारे में हमें जो सारी जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। तो अब हम आगे देखेंगे कि जो गुर्जर प्रतिहार थे, इन्होंने किस किस को अपना सामंत पहले बना रखा था जब इनकी चरम सीमा पे, इनकी शक्ति जो थी वो चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी। तो इन्होंने किन किन वंशों को अपने अंदर जो है वो कह सकते हैं अपना सामंत बनाया था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा कि प्रतिहारों के सामंत, इस सामंत की दृष्टि से अगर हम देखें, इनके जो हमें सामंत जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं तो गुर्जर प्रतिहार के जो है चंदेल, गढ़वाल एवं चौहान जो थे वह सामंत थे। आप देखेंगे कि प्रतिहारों के जो हमें सामंत देखने को मिले हैं उसमें चंदेल जो कि सिद्धराज जो थे, चंदेल चौहान, चंदेल चौहान और गढ़वाल इनके सामंत जो है वह थे। यानी कि आप देखेंगे कि चंदेल और चौहान और गढ़वाल जो है वह इनके सामंत के रूप में उस समय कार्य कर रहे थे। तो हमें ऐसा वर्णन जो है वो देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि चंदेल शासक जो थे विद्याधर, उन्होंने जो कह सकते हैं कि राज्यपाल को जो है वो उनको जो है वो नष्ट कर दिया था और उनके साम्राज्य को जो है वो अपने राज्य में जो है वो मिला लिया था। तो इस वंश का जो हमें अंतिम शासक देखने को मिला है, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो हमें अंतिम शासक देखने को मिला है वो यशपाल देखने को मिल गया है। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा।
उसके बाद आप देखेंगे एक हमें स्टेटमेंट जो है वो याद आ गया, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि अरब यात्रियों के अनुसार प्रतिहार शासकों के पास जो सबसे सर्वोत्तम जो हमें कह सकते हैं कि सैनिक बल जो देखने को मिलता है, भारत में सैनिक बल जो सबसे अच्छा देखने को मिल जाता है, वो घुड़सवार की सेना इनके पास जो थी वो थी। तो आप तो ऐसा लिख सकते हैं कि अरब यात्रियों के अनुसार, अरब यात्रियों के अनुसार, अरब यात्रियों के अनुसार प्रतिहारों के पास, हारों के पास भारत की, भारत की सबसे सर्वोच्चम, यानी कि आप देखेंगे सबसे सर्वोच्च जो सैनिक था, सर्वोच्च सर्वोच्च सैनिक, सैनिक घुड़सवार थे। घुड़सवार थे, यानी कि आप देखेंगे इनके सैनिकों में सबसे सर्वोच्चतम जो हमें सैनिक देखने को मिल जाते हैं, वो घुड़सवार देखने को मिलती है, जो उस समय के भारतवर्ष में सबसे महत्वपूर्ण सैनिक के रूप में जो है वो कार्य जो है वो कर रहे थे। तो हम इनके बारे में यह जानकारी देखने को मिल जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास है गुर्जर प्रतिहार वंश के ऊपर, ये सारी बातें जो थी वो हमने कर ली है, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हमने जो सारी बातें थी वो कर चुका हूँ। उसके बाद आपको बता दूं कि इसके बाद जो है वो हमारे राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट थे, जिनके बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, यानी कि जो राष्ट्रकूट थे उनके बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो आप उनके बारे में देख लीजिएगा, तो मैंने उनके बारे में पहले से अपने प्लेलिस्ट में जो है वो क्लास जो है वो करके डाल दी है, तो आप राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे जो हमें गुजरात के चालुक्य देखने को मिलते हैं, गुजरात के चालुक्य, गुजरात के जो चालुक्य हैं हमने इनके बारे में भी देख लिया है। तो आप इनका भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप जाके वहां पे गुजरात का चालुक्य वंश कह सकते हैं या सोलंकी वंश कह सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोष्टक में सोलंकी वंश, सोलंकी वंश। आप देखेंगे गुजरात के चालुक्य वंश राष्ट्रकूटों के बारे में जो है वो हम पहले से ही हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारा ये 2 क्लास हो चुका है। अब आगे का जो हमारा क्लास होगा वो पाल वंश का होगा, यानी कि आप देखेंगे जो हमारा कल का क्लास होगा वो पाल वंश के ऊपर आधारित होगा, पाल वंश के ऊपर जो है वो कल की क्लास हमारी जो होगी वो आधारित होगी। तो मैंने आप सभी को यह जो एक महत्वपूर्ण बातें थी वो बता दी है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में से राष्ट्रकूट वंश के बारे में, गुजरात के चालुक्य के बारे में और जो सोलंकी वंश है उनके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तब उसके बाद हम जो है वो पाल वंश के बारे में जो है अपनी क्लास जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो जो राजपूत वंश की हमारी श्रृंखला चल रही है, राजपूत वंश के अंदर जो भी सारे वंशज हैं उनके ऊपर जो हमारी श्रृंखला है उसमें हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में देखा, राष्ट्रकूट के बारे में देखा, गुजरात के चालुक्य के बारे में देखा। अब जो हमारा अगला नेक्स्ट है वो कह सकते हैं कि पाल वंश के बारे में है, और उसके बाद हम चौहान वंश के बारे में देखेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, आपके क्वेश्चंस हो इस क्लास से रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा और मैं उसका भरसक का प्रयास करूंगा आपको जो है उत्तर देने का। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं, जय हिंद।